हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल टॉपर्स फैक्ट्री में। और मैं अभय पाठक आज इस वीडियो में लेकर के आया हूं आपके लिए हमारे अध्याय विद्युत रसायन का भाग 4। इसके पहले हमने क्या क्या समझ चुके हैं, पहले एक बार मैं उसे समराइज करता हूं 1 मिनट के अंदर और फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए, हमने समझा सेल क्या होता है। ऐसा यंत्र, वह युक्ति जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में या रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दे, वही क्या है बच्चों? सेल। सेल दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है कौन सा? गैल्वेनिक सेल। दूसरा होता है कौन सा? विद्युत अपघटनी सेल। गैल्वेनिक सेल में क्या होता है बच्चों? रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है, यानी कि एक रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा विद्युत ऊर्जा यानी विद्युत धारा उत्पन्न होती है। किसी रासायनिक अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया बच्चों? रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया के द्वारा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है ना। गैल्वेनिक सेल की क्रियाविधि हम पढ़ चुके थे। इसके साथ साथ गैल्वेनिक सेल को कैसे हम प्रदर्शित करते हैं और एक गैल्वेनिक सेल से कैसे हम उस सेल की अभिक्रिया को लिख सकते हैं, यह भी हमने पढ़ लिया था। तो चलिए आज हम कंटिन्यू करते हैं इस चैप्टर को। और आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म से मैं आपको मिलाता हूं बच्चों, जिसका नाम है इलेक्ट्रोड विभव। तो चलिए हम यहां हेडिंग डालते हैं। अगली टर्म जो है क्या बच्चों? इलेक्ट्रोड विभव। तो देखिए, इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, इसे समझने के लिए जो हमने गैल्वेनिक सेल में कैथोड और एनोड बनाए थे, मैं उनकी बात करता हूं। एनोड जो हमने गैल्वेनिक सेल में बनाया था बच्चों, उसमें क्या था? एक इस तरह का पात्र था, एक बर्तन था, जिसके अंदर हमने क्या कर दिया था? किसी विद्युत अपघट्य का जलीय विलयन लिया था। यहां पर हमने लिया था ZnSO4 का जलीय विलयन। ठीक है ना, एक्वस लिख दिया, मतलब जलीय विलयन है ZnSO4 का। और साथ ही साथ जिस धातु का हमने जलीय विलयन लिया था, उसी धातु की छड़ हमने इसमें डुबा दी थी। ठीक है ना। तो जिस धातु का जलीय विलयन लिया हमने, उसी धातु की छड़ इसमें डुबा दी। फिर दूसरे तरफ हमने क्या लिया था बच्चों? दूसरे तरफ लिया था हमने CuSO4 का जलीय विलयन। ये था हमारा क्या? CuSO4 का जलीय विलयन। और इसके अंदर हमने क्या किया था? कॉपर की रॉड डुबा दी थी। इतना काम हमने किया था। तो इससे हो क्या रहा था, उस प्रोसेस की अब हम बात करते हैं। यहां पर देखिए, जब हमने जिंक की रॉड को ZnSO4 के अंदर डुबाया, तो हमने क्या देखा कि जिंक की रॉड से, ध्यान से सुनना, शब्दों पर ध्यान देना, भावनाओं को तो समझ नहीं है, शब्दों पर भी जाना है। जिंक की रॉड से परमाणु विलयन में आयन के रूप में आ रहे थे। ध्यान से सुनना, जैसे यह है जिंक का परमाणु, ये विलयन में Zn+2 के रूप में आ रहा था। Zn+2 के रूप में धातु से परमाणु आ रहा था। यानी इसमें क्या हो रहा था बच्चों? एक जो संभावना है, जब मैं किसी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में उसी विद्युत अपघट्य की धातु, यानी जिस धातु का विद्युत अपघट्य है, उसी धातु की छड़ उस विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में डुबा दूं, तो दो संभावनाएं होती हैं। पहली क्या होगी? छड़ से आयन विलयन में चले जाएं। पहली संभावना क्या है बच्चों हमारी? छड़ से आयन विलयन में चले जाएं। मतलब क्या हो जाए? जैसे यहां हो रहा है, छड़ से आयन Zn2+ आयन विलयन में आ गया। इससे क्या हुआ बच्चों? कैसे आया था ये? Zn ने क्या किया था? 2 इलेक्ट्रॉन देकर के Zn2+ बनाया था ना। तो Zn ने Zn2+ बनाया था 2 इलेक्ट्रॉन देने के बाद। तो जब इसने इलेक्ट्रॉन दिया, तो ये इलेक्ट्रॉन कहां? धातु की छड़ के ऊपर की तरफ चले गए। ये 2 इलेक्ट्रॉन जो Zn ने दिया, यह धातु की छड़ के ऊपर की तरफ चले गए इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन रॉड में कौन सा आवेश आ गया बच्चों? ऋण आवेश। इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बढ़ गया छड़ में, और इसमें कौन सा आवेश आ गया? ऋण आवेश। जबकि विलयन में Zn2+ के आने से कौन सा आवेश आ गया? धन आवेश। इसका मतलब क्या है? छड़ हो गई ऋण आवेशित, विलयन हो गया धन आवेशित। यानी हम क्या कह सकते हैं? अलग अलग आवेश अगर उत्पन्न हो गए हैं, तो यहां पर विद्युत धारा भी उत्पन्न हो चुकी होगी। ठीक है ना। तो चलिए अब इसके बाद आगे देखते हैं हम। इसमें क्या हुआ था? इसमें विलयन का जो Cu2+ था बच्चों, विलयन का जो Cu2+ था, वह
कहाँ जा रहा था, छड़ के पास जा रहा था। यही हो रहा था ना, विलयन का Cu2+ छड़ के पास जा रहा था और वहां इकट्ठा हो रहा था। तो दूसरी जो संभावना है वो यह है कि विलयन से आयन कहाँ चले जाएं, धातु की छड़ में चले जाएं। ठीक है ना, ये दो संभावनाएं होंगी। कैसे, जैसे यहां कॉपर जा रहा था, विलयन से Cu2+ जो आयन था ये जा रहा था, 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा था और क्या बना रहा था बच्चों, कॉपर। ध्यान से समझते चलिए, जब इसने कॉपर बनाया तो ये बताइए इसने क्या किया, Cu2+ ने कॉपर की छड़ से इलेक्ट्रॉन लिए। कॉपर की छड़ से जब इसने इलेक्ट्रॉन लिए तो कॉपर की छड़ में आ गया बच्चों धन आवेश आ गया। और विलयन में कौन सा आयन बचा फिर, Cu2+ भी था, SO4 भी था। Cu2+ तो भाग गया और कॉपर की छड़ के पास इकट्ठा हो गया, बचा कौन, SO4 यानी विलयन में ऋण आवेश बचा। ध्यान से समझते चलिए, यहां पर विलयन में धन आवेश है और रॉड में ऋण आवेश है। यहां पर विलयन में धन आवेश नहीं, ऋण आवेश है और रॉड में धन आवेश है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जब मैं किसी धातु की छड़ को उसी धातु के विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में डुबाता हूं तो धातु की छड़ और विलयन के बीच में विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। ध्यान से सुनना बच्चों, इतना डिटेल में आप लोगों को बता रहा हूं, आपको बहुत मजा आएगा समझने के बाद। विलयन और धातु की छड़ में विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाते हैं और जब धातु की छड़ और विलयन में विपरीत आवेश आ जाते हैं तो उससे विलयन और छड़ के बीच में विभवांतर आ जाता है। क्या आ जाता है बच्चों, विभवांतर आ जाता है और इसी विभवांतर को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है ना, तो एक बार मैं परिभाषा इसकी बोल रहा हूं, आप लोग लिख लीजिएगा। किसी धातु की छड़ तथा उसी धातु के विद्युत अपघट्य को एक पात्र में लेने पर, इसे हम एक इलेक्ट्रोड भी बोल सकते हैं, लेकिन अगर परिभाषा लिख रहे हैं तो पूरा लिखेंगे हम। किसी धातु की छड़ एवं उसी धातु के विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन के बीच में उत्पन्न विभवांतर को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। फिर से एक बार ध्यान से सुनना बच्चों, किसी धातु की छड़ और उसी धातु के विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन के बीच में उत्पन्न विभवांतर। ये विभवांतर आया कैसे, क्योंकि विलयन में धन था तो छड़ में ऋण आवेश आ गया, विलयन में ऋण आवेश था तो छड़ में धन आवेश आ गया, और विपरीत आवेश जब आते हैं तो वहां एक विभवांतर आ जाता है। ये हम फिजिक्स में पढ़ते ही हैं। तो धातु की छड़ तथा उसी धातु के विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन के बीच में जो विभवांतर उत्पन्न होता है वही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोड विभव। समझ में आती बात। अब इलेक्ट्रोड विभव को हम E से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रोड विभव को हम E से प्रदर्शित करते हैं। तो परिभाषा आपने लिख ली होगी, एक बार फिर से सुन लेंगे, लास्ट बार मैं रिपीट कर दे रहा हूं। किसी धातु की छड़ तथा उसी धातु के जलीय विलयन के बीच में उत्पन्न विभवांतर इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। अब यहां देख सकते हैं हम कि अलग अलग इलेक्ट्रोड में, ध्यान सुनना बच्चों, ये जो पात्र लेते हैं, विद्युत अपघट्य लेते हैं, धातु की छड़ डुबाते हैं, इसे हम कहते क्या है, इस सेटअप को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड। क्या कहते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोड। ये एक इलेक्ट्रोड है, ये दूसरा इलेक्ट्रोड है, या इसे हम अर्ध सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्ध सेल। ये एक अर्ध सेल है, ये दूसरा अर्ध सेल है, तो इस तरह से इन्हें अर्ध सेल भी कहा जाता है या इलेक्ट्रोड भी। कभी भी मैं पूरे चैप्टर में इलेक्ट्रोड बोलूंगा मतलब मैं इस एक की बात कर रहा हूं, इनमें से किसी एक की बात कर रहा हूं, या मैं अर्ध सेल भी बोल सकता हूं। जब दो इलेक्ट्रोड मिलते हैं, जब दो अर्ध सेल मिलते हैं तो एक क्या बनता है बच्चों, संपूर्ण सेल बन जाता है और उससे हमें विद्युत धारा मिलती है। ठीक है ना, तो ध्यान से सुनिए मेरी बात। अब एक अर्ध सेल है या एक इलेक्ट्रोड है, उसमें या तो धातु की छड़ से आयन विलयन में आएंगे या विलयन से आयन धातु की छड़ में जाएंगे। दो संभावनाएं। तो अगर धातु की छड़ से आयन विलयन में आते रहे हैं, इसका मतलब है उसका ऑक्सीकरण हो रहा है। और इसमें क्या हो रहा है कि जब विलयन से आयन धातु की छड़ में जा रहे हैं तो वहां क्या हो रहा है बच्चों, अपचयन हो रहा है ना। हाँ, तो अगर यहां पर हम देखें
इलेक्ट्रोड में ऑक्सीकरण अगर होता है तो उसके इलेक्ट्रोड विभव को हम ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे। और अगर इलेक्ट्रोड में अपचयन हो रहा है, अर्ध सेल में अगर अपचयन हो रहा है तो उसके इलेक्ट्रोड विभव को अपचयन इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। यानी बच्चों यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड विभव है ये दो प्रकार का होता है, ठीक है ना। यहाँ पर मैं लिख रहा हूं इलेक्ट्रोड विभव मेरा दो प्रकार का होता है। पहला होता है बच्चों ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव। क्या होता है? ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड विभव। जबकि दूसरा क्या होता है बच्चों? अपचयन इलेक्ट्रोड विभव, अपचयन इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है ना। तो दो तरह के इलेक्ट्रोड विभव होते हैं। परिभाषा कैसे लिखेंगे आप देखिए, अब मैं हर एक की परिभाषा लिखने जाऊंगा। जैसा कि मैं पहले बताया था वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी और आप लोग बोर भी होते जाएंगे, इसीलिए जो मैं बोल रहा हूं नोट्स आप साथ में बनाते चले। देखिए इलेक्ट्रोड विभव दो प्रकार के, एक है ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव। यदि अर्ध सेल में ऑक्सीकरण की प्रक्रिया हो रही है, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया हो रही है, तो उसके इलेक्ट्रोड विभव को हम ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। और यदि अर्ध सेल में अपचयन की प्रक्रिया हो रही है तो उसके इलेक्ट्रोड विभव को हम अपचयन इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। बहुत आसान। इलेक्ट्रोड विभव क्या है ये आपने समझ लिया, क्षण और विलयन के बीच का विभवांतर इलेक्ट्रोड विभव। अगर इस इलेक्ट्रोड में ऑक्सीकरण हो रहा है तो इसके इलेक्ट्रोड विभव को हम ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव बोलेंगे। और अगर इसमें अपचयन हो रहा है तो इसके इलेक्ट्रोड विभव को अपचयन इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, ये हमने समझ लिया है। आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे एक और दूसरी टर्म से मिलते हैं। से हमने समझा इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है और कितने प्रकार का होता है। इलेक्ट्रोड विभव दो प्रकार का होता है। यदि मेरे अर्ध सेल में यानी कि इलेक्ट्रोड में ऑक्सीकरण हो रहा है तो उसके इलेक्ट्रोड विभव को हम ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। और अगर उसमें अपचयन हो रहा है तो उसके इलेक्ट्रोड विभव को अपचयन इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि इसे हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, ये बहुत ध्यान से देखिए क्योंकि ये आपको आना चाहिए। तो इलेक्ट्रोड विभव को जैसा कि मैंने बताया था ई से प्रदर्शित करते हैं। अब अगर ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव है तो देखिए यहाँ पर EOP लिख देते हैं बच्चों हम। ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव को ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो OP मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है ना। यानी OP लिखा रहेगा तो आप समझ जाएंगे ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव है। या सबसे ज्यादातर जो यूज होगा वो मैं बताता हूं, ऐसा लिखा मिल सकता है M से Mn+, ठीक है ना। ऐसा लिखा है तो भी आप पहचान लेंगे कि ये ऑक्सीकरण विभव की बात कर रहा है। क्या कर रहा है? ये ऑक्सीकरण विभव की बात कर रहा है। दूसरी बात, अपचयन इलेक्ट्रोड विभव को हम ERP लिखते हैं। अपचयन को अंग्रेजी में हम रिडक्शन बोलते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल। अपचयन इलेक्ट्रोड विभव को रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं, इसलिए RP लिखते हैं। अगर OP लिखा होगा मतलब ऑक्सीकरण विभव, RP लिखा होगा मतलब अपचयन विभव। दूसरी बात, ज्यादातर जो आपको मिलेगा वो मैं आपको बताता हूं Mn+ से M। अब ये क्यों लिख रहा है ये भी मैं आपको बताऊं, ऐसा नहीं कि ये रटना, बहुत आसान। देखिए M से Mn+, M मतलब कोई धातु है, Mn+ मतलब वह अपने आयन के रूप में चली गई। तो जब यह कोई धातु है, M मान लीजिए Fe है, Na है, कोई भी धातु है, तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या है 0। यहाँ पर N+ मतलब +1 हो सकती, +2, +3 कुछ भी हो सकती। तो 0 से +1, +2, +3 कुछ भी हो जाए तो ऑक्सीकरण संख्या को क्या होगी बच्चों? बढ़ेगी। तो क्योंकि M से Mn+ में जाने पर ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है यानी कि यह ऑक्सीकरण हो रहा है, इसलिए यह ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव है। जबकि Mn+ से M, N+ से 0, +1, +2, +3 से 0, यानी कि ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर कम हो रही है। और जब ऑक्सीकरण संख्या कम होती बच्चों तो उसे हम क्या कहते हैं? अपचयन। तो इसीलिए इसे हम अपचयन इलेक्ट्रोड विभव बोलेंगे, ठीक है ना। समझ में आया? M से Mn+ मतलब ऑक्सीकरण, इसलिए ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव। Mn+ से M मतलब अपचयन, इसीलिए इसे हम बोलेंगे अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। समझ में आती बात? बहुत अच्छी बात। दूसरी बात,
अगली बात जो आपको याद रखनी है, ये तो प्रदर्शित करते आना ही चाहिए। दूसरी बात, किसी एक धातु के लिए अपचयन इलेक्ट्रोड विभव और ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव के मान समान किंतु चिन्ह विपरीत होते हैं। क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। किसी धातु के लिए या किसी एक ही इलेक्ट्रोड के लिए, किसी एक ही इलेक्ट्रोड के लिए क्या होता है बच्चों, अपचयन इलेक्ट्रोड विभव, अपचयन इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड विभव तथा ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव के मान समान किंतु चिन्ह विपरीत होते हैं। कैसे, अभी मैं उदाहरण से समझाता हूं। किंतु चिन्ह विपरीत होते हैं, विपरीत। देखिए मैंने ये लिखा हूं, किसी एक इलेक्ट्रोड के लिए अपचयन इलेक्ट्रोड विभव तथा ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव के मान समान किंतु चिन्ह विपरीत होते हैं। कैसे समझते हैं हम, उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए जिंक का ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव है, जिंक का ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव। देखिए अब मैं आपके सामने लिखूंगा, आप पहचानना कि ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव है या अपचयन इलेक्ट्रोड विभव है। कौन सा ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव को प्रदर्शित करेगा और कौन सा अपचयन। मान लीजिए आपके सामने ऐसा लिखा है, तो ये क्या बताएगा बच्चों, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव। कैसे, देखिए 0 से +2 बढ़ रही है। अगर ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है यानी ऑक्सीकरण, और जब ऑक्सीकरण हो रहा है मतलब यह ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव को प्रदर्शित कर रहा होगा। ठीक है ना, यह ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव को प्रदर्शित करेगा। यहां देखिए Zn +2 से 0, +2 से 0 मतलब ऑक्सीकरण संख्या कम हो रही है, मतलब अपचयन हो रहा है, मतलब यह अपचयन इलेक्ट्रोड विभव को प्रदर्शित करेगा। समझ में आती मेरी बात, चलिए बहुत सही। अब मान लीजिए मैं बोलता हूं जिंक का ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव है 0.76, 0.76 वोल्ट। तो बताइए मुझे कि इसका अपचयन इलेक्ट्रोड विभव, उसी इलेक्ट्रोड का अपचयन इलेक्ट्रोड विभव कितना होगा बच्चों, हाँ -0.76 वोल्ट। वेरी गुड, समझ में आया ना। ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव जितना होता है, अपचयन इलेक्ट्रोड विभव उतना ही, लेकिन चिन्ह विपरीत होता है। एक आध उदाहरण और बताता हूं। मान लीजिए कॉपर का ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव है -0.34 वोल्ट, मान लीजिए। ठीक है ना, कितना है, -0.34 वोल्ट। ये क्या है, कॉपर का कौन सा विभव है, ऑक्सीकरण या अपचयन। देखिए 0 से +2 बढ़ रहा है यानी ऑक्सीकरण, तो कॉपर का ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव है कितना बच्चों, -0.34 वोल्ट। तो बताइए इसका अपचयन विभव कितना होगा, इसका अपचयन विभव। पहली बात तो अपचयन विभव को ऐसा लिखेंगे हम, +2 से 0 ऑक्सीकरण संख्या कम हो जाएगी, तो इसका अपचयन विभव होगा बच्चों +0.34 वोल्ट। क्यों, हमने बोला चिन्ह विपरीत होंगे, मान वही होगा। तो इस तरह से हम इसका ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव और अपचयन इलेक्ट्रोड विभव आसानी से बता सकते हैं। आती बात समझ में, चलिए फिर इसे समझने के बाद, मतलब हमने अभी तक क्या समझा इस वीडियो में, एक बार मैं समराइज करता हूँ फिर आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोड विभव समझा। इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, धातु की छड़ और विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन के बीच में जो विभवांतर होता है वही इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। इलेक्ट्रोड विभव दो प्रकार के होते हैं, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव और अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। अगर इलेक्ट्रोड में ऑक्सीकरण की प्रक्रिया हो रही है तो उसके इलेक्ट्रोड विभव को हम ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे, और अगर उसमें अपचयन हो रहा है तो उसे हम अपचयन इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अब अगली टर्म की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। और भी मैंने चीजें बता दी इनको प्रदर्शित करने का तरीका, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव और अपचयन इलेक्ट्रोड के विभव के मान, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव एवं अपचयन इलेक्ट्रोड विभव किसी एक ही इलेक्ट्रोड के लिए समान किंतु चिन्ह विपरीत होते हैं। एक अगर प्लस में है तो दूसरा उतना ही माइनस में होगा। इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब बच्चों मैं अगली टर्म आपको सिखाता हूं। क्या, पहले एक काम करता हूं, इसे साफ करता हूं, मैं फिर सिखाता हूं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोड विभव को समझने के बाद अब हम अगली टर्म की तरफ चलते हैं जिसका नाम है क्या, मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक इलेक्ट्रोड विभव जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, इसमें हमें मानक परिस्थितियों की जरूरत होगी। मानक परिस्थितियां क्या होती हैं ये तो आप जानते ही होंगे।
ताप कितना होना चाहिए मानक ताप? कोई भी ताप, कोई भी निश्चित ताप मानक ताप होता है, लेकिन इस अध्याय में हम लोग 25 डिग्री सेल्सियस यानी 298 केल्विन को मानक ताप लेकर के चलते हैं। मानक दाब कितना होता है बच्चों? एक बार, 1 बार को हम क्या कहते हैं? मानक दाब। और मानक सांद्रण क्या होता है बच्चों? 1 मोलर सांद्रता होनी चाहिए, जो भी विलयन है उसकी सांद्रता 1 मोलर होनी चाहिए। तो जब इन 3 परिस्थितियों में मैं इलेक्ट्रोड विभव को मापूंगा, जब मैं किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव मानक परिस्थितियों में मापता हूं, तो उसे मैं क्या बोलूंगा? मानक इलेक्ट्रोड विभव। ध्यान से देखिए, पहले हम देखते हैं मानक परिस्थितियां। मानक परिस्थितियां क्या होती, पहले तो हम ये समझते हैं, फिर आगे समझेंगे। तो मानक परिस्थितियां होती हैं बच्चों, सबसे पहला मानक ताप। तो मानक ताप, जैसा कि मैंने आपको बोला, क्या? कोई भी निश्चित ताप मानक ताप कहलाता है। निश्चित ताप। अब कोई भी निश्चित ताप कितना ले लें हम? तो मैं आपको बता दूं, ये हम लेते हैं 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, इस अध्याय में। लेकिन यह जब आप 11वीं में मोल कॉन्सेप्ट, मोल संकल्पना और गैसीय अवस्था पढ़ते हैं, तो वहाँ पर ये 0 डिग्री सेल्सियस लेते हैं, यहाँ पर 25 डिग्री लेना है। या जैसे हम क्या बोल सकते हैं बच्चों? 298 केल्विन। यानी कि मानक ताप क्या कहलाएगा? वैसे तो कोई भी निश्चित ताप मानक ताप कहलाता है, लेकिन यहाँ पर हमें 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन, जो हमारा कमरे का ताप है, वही यहाँ पर मानक ताप है। दूसरा मानक दाब। तो मानक दाब क्या होगा बच्चों? जब दाब कितना होगा? 1 बार क्या है? दाब की एक इकाई है। यहाँ पर एक ATM भी होता है, जो कि पुराने पद्धति के अनुसार था, अब इसे 1 बार कर दिया गया है, ध्यान रखना। तो अगर वहाँ पर दाब कितना होना चाहिए? 1 बार होना चाहिए। 1 बार दाब होगा, 1 बार प्रेशर होगा, तो उसे हम बोलेंगे मानक दाब। तीसरा मानक सांद्रण। तो बच्चों मानक सांद्रण किसे कहते हैं? 1 मोलर सांद्रता को हम मानक सांद्रण कहते हैं। इस तरह से ये मानक परिस्थितियां हैं। और जब इन परिस्थितियों में किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव अगर मापा जाएगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों? मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव को अगर मैं परिभाषित करना चाहूँ, बहुत सिंपल है। किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव मानक परिस्थितियों में, अर्थात 25 डिग्री सेल्सियस ताप या 298 केल्विन ताप, 1 बार दाब एवं विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन की 1 मोलर सांद्रता पर ज्ञात किया जाता है। फिर से सुनना बच्चों ध्यान से। जब किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव कब मापना हमें? मानक परिस्थितियों में। मानक परिस्थितियों में मतलब वहां हमें ताप कितना रख लेना है? 25 डिग्री सेल्सियस। दाब कितना रख लेना है? 1 बार। और जो हमारा विद्युत अपघट्य का जलीय विलयन है, उसका सांद्रता कितनी ले लेनी है हमें? 1 मोलर। तो इस समय जो दाब आप मापेंगे, इस समय जो इलेक्ट्रोड विभव आप मापेंगे, वही क्या कहलाएगा बच्चों? मानक इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है ना। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव, एक बार और मैं परिभाषा बोलता हूं, आप लोग लिख लीजिए। किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव मानक परिस्थितियों में मापा जाता है, अर्थात 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर, 1 बार दाब पर तथा विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन के 1 मोलर सांद्रण पर मापा जाता है, तो उसके इलेक्ट्रोड विभव को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अब इलेक्ट्रोड विभव को हम E से प्रदर्शित करते थे, अब इसे हम बच्चों E0 से प्रदर्शित करेंगे। वो जो ऊपर 0 लगा देते हैं छोटा सा, इसे हम E0 पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? E0। मतलब ये मानक परिस्थितियों को प्रदर्शित करता है। ये आपने 11वीं कक्षा में ऊष्मा गतिकी जब पढ़ा होगा, तो वहां पर आप डेल्टा G, डेल्टा S, डेल्टा H ये सब पढ़े होंगे ना, तो उनमें भी ऐसा 0 ऊपर लगा देते थे, तो वह मानक को प्रदर्शित करता था। तो कभी भी ये जो ऊपर 0 लगा होगा बच्चों, ये मानक परिस्थिति को बताएगा कि इस समय हमने मानक परिस्थिति लेकर के इलेक्ट्रोड विभव को मापा है। चलिए, अब जैसे कि इलेक्ट्रोड विभव 2 प्रकार का था, कौन कौन सा? ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव और अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। उसी तरह से
मानक इलेक्ट्रोड विभव भी दो प्रकार का होता है। मानक इलेक्ट्रोड विभव दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा, चलिए देखते हैं। पहला होता है बच्चों मानक ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव। मानक ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव। और दूसरा होता है क्या, मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। दूसरा होता है क्या, मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है ना। तो मानक ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव और मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव, इसका क्या मतलब है आप समझ चुके होंगे। जब किसी हाफ सेल में यानी किसी अर्ध सेल में या किसी इलेक्ट्रोड में, अर्ध सेल और इलेक्ट्रोड एक ही चीज है, मतलब वो जो डिब्बा था जिसमें हमने जली विलयन लिया था, विद्युत अपघट्य और रॉड ली थी, उसकी बात कर रहा हूं मैं। जब किसी इलेक्ट्रोड में या अर्ध सेल में ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है एवं उसका इलेक्ट्रोड विभव मानक परिस्थितियों में मापा जाता है, यानी ऑक्सीकरण हो रहा है जैसा जिंक में हो रहा था और परिस्थितियां मानक परिस्थितियां हैं, यानी ये वाली परिस्थिति, तो उसके इलेक्ट्रोड विभव को मानक ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसे बच्चों हम यहाँ ओपी लिखा था ना, तो ई नॉट ओपी लिख देंगे, या ज्यादातर जो हमें देखने को मिलेगा उसमें क्या होगा, ई नॉट एम से एम एन प्लस। अब ये मैं आपको बता चुका हूं, केवल ऐड क्या हो गया, ये साथ में नॉट लगाना है यानी छोटा सा एक जीरो ऊपर बनाना है, ये मानक परिस्थितियों को बताएगा। एम से एम एन प्लस मतलब ऑक्सीकरण हो रहा है, तो ऑक्सीकरण मानक ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव को ई नॉट एम टू एम एन प्लस, इससे हम प्रदर्शित करते हैं। उसी तरह अगर किसी इलेक्ट्रोड में अपचयन की प्रक्रिया हो रही है तथा उसके इलेक्ट्रोड विभव को मानक परिस्थितियों में मापा जा रहा है, यानी दो कंडीशन, मानक परिस्थितियां और अपचयन होना चाहिए, तो उसके इलेक्ट्रोड विभव को मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। और इसे बच्चों हम ई नॉट आरपी या ई नॉट एम एन प्लस से एम से प्रदर्शित करते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है अब ये आपको समझ में आ गया होगा। नॉट मतलब मानक परिस्थितियां और एम एन प्लस से एम ऑक्सीकरण संख्या कम कर रहे हैं हम, तो यहां पर क्या हो रहा है, ये अपचयन हो रहा है, तो अपचयन होना चाहिए और मानक परिस्थितियां होनी चाहिए, तो उसके इलेक्ट्रोड विभव को मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। समझ में आता है। यानी हमने समझा इलेक्ट्रोड विभव दो प्रकार के, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव और अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। फिर हम पढ़ रहे हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव, यह भी दो प्रकार का, मानक ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव और मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है ना। अब इसके लिए भी वह बात सत्य है जो इलेक्ट्रोड विभव के लिए थी। क्या, इलेक्ट्रोड विभव के लिए बच्चों मैंने एक बात बोला था, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव तथा अपचयन इलेक्ट्रोड विभव का मान किसी इलेक्ट्रोड के लिए बराबर तथा चिन्ह विपरीत होता है। किसी इलेक्ट्रोड के लिए ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव तथा अपचयन इलेक्ट्रोड विभव के मान समान किंतु चिन्ह विपरीत होते हैं। यानी मैं बोल सकता हूं किसी भी इलेक्ट्रोड के लिए ई एम से एम एन प्लस यानी ऑक्सी एम से एम एन प्लस यानी ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव तथा अपचयन इलेक्ट्रोड विभव का मान बराबर होता है, लेकिन चिन्ह विपरीत होता है, यहां पर सामने माइनस आएगा, ठीक है ना। बहुत ध्यान से सुनते चलिए। अगली बात, जबकि यह बात मानक इलेक्ट्रोड विभव के लिए भी है कि किसी भी इलेक्ट्रोड के लिए मानक ऑक्सीकरण विभव का मान मानक अपचयन विभव के समान किंतु चिन्ह विपरीत होता है। उदाहरण यहां पर नोट लगा लेंगे ताकि मानक परिस्थिति यहां पर प्रदर्शित हो सके। उदाहरण, जी हाँ उदाहरण हमारे पास है। मान लीजिए मैं बोलता हूं ई नॉट Cu से Cu2 प्लस, यानी ये क्या कहलाएगा बच्चों, पहले देखो जीरो से कितनी हो रही है +2, ऑक्सीकरण हो रहा है, तो ऑक्सीकरण होता है तो हम इसे क्या बोलेंगे, मानक ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव। तो मानक ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव मान लीजिए इसका है 0 या -0.34 वोल्ट, ये क्या इसका ऑक्सीकरण मानक ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव। तो इसका मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव कितना होगा बच्चों, वैल्यू वही रहेगी, केवल उसका चिन्ह
यानी कि प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो अब ये कितना हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से हम कह सकते हैं, ये बात आप नोट भी कर ले कि किसी इलेक्ट्रोड के लिए मानक ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव तथा मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव के मान समान किंतु चिन्ह विपरीत होते हैं। समझ में आई बात इतनी? बहुत अच्छी बात। अब देखिए क्या हुआ, एक दिन IUPAC वालों का मेरे पास आया फोन। उन्होंने कहा कि सर आप एक काम करिए, न्यूमेरिकल पर्पस के लिए मानक ऑक्सीकरण विभव का उपयोग ही मत कीजिए, आप किसका उपयोग करिए, मानक अपचयन विभव का। यानी कि आज से आपको ये काम करना पड़ेगा। अब IUPAC बात तो माननी पड़ेगी उसकी, क्या कि आज से हम कहीं भी ऑक्सीकरण विभव का मान उपयोग में नहीं लाएंगे। कोई भी फॉर्मूला हो, इस चैप्टर का कोई भी फॉर्मूला हो, हम मानक ऑक्सीकरण विभव या ऑक्सीकरण विभव का मान उपयोग में नहीं लाएंगे। हम क्या करेंगे बच्चों, अपचयन विभव का या मानक अपचयन विभव का ही मान उपयोग में लाएंगे। यानी कि ऑक्सीकरण विभव गया भाड़ में। आज से हमारे लिए अपचयन विभव ही सब कुछ है, अपचयन विभव ही हमारा भगवान है। अगर लेकिन कभी न्यूमेरिकल है और ऑक्सीकरण विभव दिया हुआ है, मान लीजिए किसी धातु का ऑक्सीकरण विभव, किसी इलेक्ट्रोड का ऑक्सीकरण विभव x है, x वोल्ट है, तो आप उसकी वैल्यू मत रख देना, आप पहले अपचयन विभव निकालना। कैसे निकालोगे, उसका अगर ऑक्सीकरण विभव है बच्चों x, तो उसका अपचयन विभव होगा -x। फिर ये वैल्यू जो -x है, इसे आप वैल्यू पुट करना, तो आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। ठीक है ना। तो ध्यान रखना इस बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। IUPAC के अनुसार हमें मानक ऑक्सीकरण विभव का उपयोग किसी भी सूत्र में नहीं करना है। हम हर एक इलेक्ट्रोड के मानक अपचयन विभव का ही उपयोग करेंगे या अपचयन विभव का ही उपयोग करेंगे। ठीक है ना। तो ये आया समझ में। तो चलिए यहाँ पर आज हम वीडियो को एंड करते हैं। आज हमने क्या क्या समझा, हमने समझा इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो इसे आप लोग एक बार अच्छे से पढ़िए, फिर अगले वीडियो में हम इसे आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है ना। तब तक के लिए गुड बाय।